बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 8 फोर्सेज एंड मोशन। इसका मैं आज आपके साथ लेक्चर नंबर 3 शेयर करूंगी। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 103 पे आ जाइए। तो यहाँ पर हमारे पास है जी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बैलेंस फोर्सेज और अनबैलेंस फोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ हमने स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों को वहां तक कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में देखते हैं। ठीक है, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ यूजफुल वे टू शो हाउ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ गिवन टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? एक बेहतरीन तरीका है ताकि हम लोग बता सकें कि एक जो चीज़ है वो किस तरह से कितने टाइम के अंदर मूव कर रही है। इन अ सिंपल लाइन ग्राफ दैट डोनेट डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम वैल्यूज ऑन द ग्राफ। डिस्टेंस इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड द टाइम इज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। यानी कि वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या होगा? डिस्टेंस ग्राफ के, और एक्स एक्सिस में क्या होगा? हमारे पास टाइम होगा। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक और पर्पज ये भी होता है कि हम लोग को पता चल सके कि कहाँ पर उसकी स्पीड किस चीज़ की स्पीड कम हुई थी, कहाँ पर तेज़ हुई थी, कहाँ पर उसने मीडियम स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड रखी थी। ये सारी बातें हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बता सकता है। ठीक है, इफ़ यू कलेक्ट नहीं द स्लोप ऑन और ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव यू द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। वो फिर हम लोग को बताता है कि कितनी स्पीड से एक चीज़ जा रही है। द स्टीपर ऑन द लाइन ऑफ द ग्राफ द फास्टर विल बी द स्पीड ऑफ द। जितनी ज़्यादा ग्राफ की लाइन ऊपर जाएगी उतनी ज़्यादा स्पीड उसकी होगी। इफ़ यू कलेक्ट डाटा अबाउट अ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू इन अ यूनिट टाइम और एवरी सेकंड, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी इजीली। अगर हम लोग को पता हो कि कितना डिस्टेंस उन्हें ट्रैवल करना है और कितने टाइम में है, ठीक है, तो हम लोग इजीली डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइम जो है इसके सारे एग्जांपल के अंदर देखिए, जो टाइम है वो हम लोग को है 0, 2, 4, 6, 8 और 10। जबकि डिस्टेंस, अब देखिए जीरो पर जीरो के ग्राफ कैसे बनाते हैं? जहाँ से भी टाइम भी जीरो है, डिस्टेंस भी जीरो है, तो यहाँ पर ठीक है। फिर हमारे पास टाइम कितना है? 2 सेकेंड। टाइम के साथ डिस्टेंस कितना है? 12। तो यहाँ पर कहीं पर 12 आता होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 12 ये, ठीक है, ऐसे। फिर इस तरह से 4 है, 4 सेकंड है, 24 डिस्टेंस है। ठीक है, 24 मीटर। 4 के ऊपर ये और ये 24, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, फिर इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो ये इस तरह से करके ये लाइन पता चल जाती है। अब देखिए सीधी लाइन जा रही है, यानी कि उसने हर मिनट के अंदर उसने अपनी स्पीड गेन किए जा रहा है। The speed of the object is represented by the blue line in the graph of 0 to 10 second. Change in speed 60 minus 0 equals to 60 मीटर, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 60 मीटर ट्रैवल किया। और चेंज इन टाइम कितने में? 10 सेकेंड में। अब स्पीड अगर फाइंड करनी हो तो हम लोग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो 6 मीटर पर सेकेंड के लिहाज से उसने डिस्टेंस ट्रैवल की स्पीड की उसकी थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इन ईच सेकेंड द एथलीट मूव्स द सेम डिस्टेंस। हर सेकंड के अंदर एथलीट की स्पीड मेंटेन रही। हिज स्पीड इज नॉट चेंज देयरफॉर द प्लॉट इज इन द स्ट्रेट लाइन। उस वजह से उसकी स्पीड सेम रही, तो इसका मतलब ये है कि उसने हर उसके सेकंड में स्पीड उसने मेंटेन रखी। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरप्टिंग पैराग्राफ, इंटरप्टिंग ग्राफ। इसके अंदर देख लें, नाउ लेट अस इंटरप्ट सम टिपिकल डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन द स्लोप स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन होगी तो हम लोग ये बताता है कि ये यूनिफॉर्म है, यानी कि उसकी स्पीड मेंटेन रही। ठीक है, जब यहाँ पर सीधी इस तरह की लाइन होगी तो यानी कि चीज़ जो है वो हमारे पास रेस्ट में थी, उसकी स्पीड नहीं थी, उसकी स्पीड 0 थी। ठीक है, द ग्राफ, अब जब इस तरह का ग्राफ होगा, द ग्राफ शो 2 डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड। 2 चीज़ों की स्पीड होगी, 2 चीज़ें यूनिफॉर्म स्पीड में बराबर में कर रही होंगी। और जब इस तरह की कर्व लाइन होगी, इसका मतलब होता है, इस वाली का मतलब होता है कि स्पीड इंक्रीज हुई, और इसका मतलब होता है स्पीड डिक्रीज हुई। ये देखिए, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो होगा वो उसकी इंक्रीज और इसकी डिक्रीज। ठीक है जी, अच्छा, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज स्लोइंग डाउन विल ऑल्सो बी अ कर्व बिकमिंग लेस एंड लेस स्टीप शोइंग डिक्रीज टाइम। यानी कि जब कोई चीज़ रुक रही होगी तो भी उसका यूं का ग्राफ बनेगा, यानी कि उसने स्पीड अपनी कम किया जा रहा है ना, तो इस वजह से। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इन स्ट्रेट लाइन देन इट इज अ मोशन इन अ यूनिफॉर्म। वो एक सेम इक्वल स्पीड से मूव कर रहा है जब हमारे पास लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन यूं करके होगी। ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ऑफ टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, इट्स स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग स्लोप ऑफ अ ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज द सेम रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरवल विच इज चूजन, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म मोशन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं स्ट्रेंथ स्ट्रेट लाइन जो होगी वो हमारे पास बताएगी कि ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट में मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है और एक सेम स्पीड से। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग द दिस टाइम विल बी हॉरिजॉन्टली लाइन विच शोन एट द रेस्ट, और अगर इस तरह की लाइन होगी तो ये बताएगा रेस्ट मोशन में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर। फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड मोशन, यानी कि हमारे पास हर चीज़ के अंदर फोर्स लग रही है। जैसे हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही हैं। अब हमारे पास फोर्सेज जो है वो दो तरह की होती हैं, एक को कहते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी फोर्स को हम लोग कह देते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहली फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी फोर्स को क्या कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्सेज विच कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन अ कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जब भी कोई चीज़ दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो, ठीक है, जब भी हम लोग उस चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुश पुल हो रही हो, ठीक है, तो वो कांटेक्ट फोर्सेस होगी। और जब हम लोग उस चीज़ को हाथ ही ना लगाएं, वो खुद ही गिर जाए, उसके ऊपर खुद ही फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाए, तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगी। जैसे हम लोग मस्कुलर मोशन है, फ्रिक्शनल मोशन फोर्सेज है, ठीक है, जबकि इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट को आपस में पास लाए, क्या हम लोगों ने यूं करने की फोर्स अप्लाई की थी? नहीं की थी, वो खुद ही आपस में कर ली। ठीक है, इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हम लोगों को सेंटर ऑफ द अर्थ रहने पर मजबूर कर रही है, वो भी खुद ब खुद अप्लाई हो रही है, हमने कुछ नहीं कर रहे, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब मजीद यहाँ पे पता चल जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है। कॉन्टैक्ट फोर्स इज द फोर्स दैट एक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट। देखिए बच्चा पुश कर रहा है, ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। अप्लाइड फोर्स इज द फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। अप्लाइड फोर्स वो होती है जो कि फोर्स को हम लोग उस चीज़ के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन पुशिंग ऑन अ डेस्क रूम, ठीक है, ये एक्शन फोर्स है। ठीक है, यानी कि क्या कि जब इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ये पर्सन जो है ये डेस्क के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये एक्शन फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। अब आ जाते हैं फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर, यानी कि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव करने में तो मदद कर रहा है, उसके साथ रिगड़ खाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इफ यू स्लाइड अ ब्लॉक ओवर एन सरफेस, अगर हम लोग एक ब्लॉक को सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वो फ्रिक्शन है यहाँ पर, ठीक है, जो कि कह रहा है कि आगे चलो, ठीक है, आगे। अगर फ्रिक्शन ना होती ना तो हम, लेकिन फ्रिक्शन जो है ना वो एक तो रिगड़ खाती है, ये सरफेस हम लोग को सीधी लगती है, लेकिन सरफेस सीधी होती नहीं है, वो यूं टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी तभी हमारा इजीली वो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे चले जाता है। कोई भी सरफेस हमारे पास प्लेन सरफेस नहीं होती, सारी की सारी छोटे छोटे उसके अंदर यूं करके अपोजिट जैग होती है। ठीक है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इस तरफ को अप्लाई होगी तो मोशन इस तरफ को ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, इस वजह से इसको फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन टेंड टू स्लो डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड ऑलवेज प्रेजेंट। फ्रिक्शन जब जारी सी बात है, जब वो रिगड़ वाली सरफेस होगी तो आहिस्ता आहिस्ता करके ऑब्जेक्ट चलेगा ना, हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता, कार है, ठीक है, वो जब टर्न कर रही होती है वो तो वो स्लो डाउन की तरफ जाती है। ठीक है, वो रिगड़ खा रही होती है उसके टायर। ठीक है, अब ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जाम्पल दी हुई, किकिंग अ बॉल, थ्रोइंग अ बास्केट, बॉल, पुशिंग अ कार, सारे क्या है कॉन्टैक्ट फोर्सेस की एग्जाम्पल हैं। जबकि अगर हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर देख लीजिए तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट बाय अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट। हम लोगों ने उस चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया और वो खुद ही गिर गई चीज़, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसके ऊपर खुद ही हम लोगों ने कोई फोर्स नहीं अप्लाई की, ऑलरेडी खुद ही फोर्स अप्लाई हो गई है, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जिस तरह से हमारे पास एप्पल है, जब वो कोई फ्रूट है वो पक जाता है तो वो खुद ब खुद गिर जाता है, उसके ऊपर खुद ब खुद ग्रेविटी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल ग्रेविटेशनल जहाँ ग्रेविटी है जो कि सेंटर ऑफ द अर्थ में चीज़ों को रहने पे मजबूर कर रही है, डाउन द अर्थ रहने पे मजबूर करती है। ठीक है, इसी तरह से क्या हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, द डिफरेंस हियर इज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट बिटवीन मास एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्ज बॉडीज। बस फर्क ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास किसमें, हमारे मैसेज चीज़ों के साथ रिएक्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे अप्लाई होती है, चार्ज बॉडी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अगर हम लोग एक स्केल है अपने सर में रब करें, ठीक है, तो उसको वो चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, और जब वो चार्ज पार्टिकल आते हैं तो फिर हम लोग उसको कागज़ के ऊपर रखते हैं तो वो कागज़ को उठा लेता है। ठीक है, वो उठाने वाली वो जो कागज़ के साथ अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है
वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ पे बैलून की एग्जांपल दिया हुआ है, बैलून को अपने सर के अंदर रब करें, ठीक है, तो क्या होगा कि वो बैलून के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स आ जाएंगे और फिर वो फिर आप किसी भी चीज़ के साथ पेपर के साथ करोगे तो फिर वो इस तरह से करके पेपर उठना शुरू हो जाता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब देखिए हम लोगों ने कोई खुद फोर्स नहीं अप्लाई की थी, वो ऑलरेडी खुद ब खुद फोर्स अप्लाई होती चल जाती थी। ये क्या है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स वही बात मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई थी। ये मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जो चीज़ों को आपस में अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, खुद ब खुद। जैसे हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट क्या करता है कि अगर हम लोग दो मैग्नेट को आमने सामने लेकर आए तो वो खुद ब खुद एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान एक फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि हमारे पास क्या, अट्रैक्टिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। इनके जो देखिए ये जो है ये पॉजिटिव, इसके आखिर में पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसके आखिर में नेगेटिव चार्ज होंगे। दिस इज वाई दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज वाला इसका एंड होगा, इसका भी एंड पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं सम एवरीडे एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इस तरह से एप्पल गिर गया हमारे पास, इस तरह से मैग्नेटिक बार, ये सारी वो एग्जांपल हैं। अगर इसमें से आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये था आज का लेक्चर, यहाँ पे हमारा होता है चैप्टर खत्म। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसमें आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।